Assalamu alaikum students. I am Ulfat Gulzar. So today I am going to discuss with you a topic from gynae and obstetrics, that is amniotic fluid disorder, which includes polyhydramnios, जिसको हम हाइड्रोएमनियाज भी बोलते हैं, ऑलिगोहाइड्रोनियाज. So ये आपके जो मिडवेफरी का सिलेबस है उसमें है. So especially this class is for FMPA second year. So I am going to explain, मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें कि एमनियोटिक फ्लूइड के साथ कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें आपके सिलेबस में पॉलीहाइड्रोएमनियास और ऑलिगोहाइड्रोएमनियास है. तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन दूंगी रिगार्डिंग व्हाट इज एमनियोटिक फ्लूइड. जैसे मैंने आपको एमनियोटिक फ्लूइड पहले ही विंटर में दिसंबर में पढ़ा है कि एमनियोटिक फ्लूइड कैसे बनता है, फॉर्मेशन कैसे होता है. तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन उसका दूंगी. फिर मैं एक एक करके पहले आज पॉलीहाइड्रोएमनियास पढ़ाऊंगी और कल हम ऑलिगोहाइड्रोएमनियास डिस्कस करेंगे. So let us start. Background: the amniotic fluid that bathes the fetus is necessary for its proper growth and development. It cushions the fetus from physical trauma, permits fetal lung growth, and provides a barrier against infection. नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम वेरीज. यहाँ तक हम पहले एक्सप्लेन करेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है. ये फ्लूइड है जिसमें एक फीटस बाथ करता है, घूमता रहता है. ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है इट इज़ नेसेसरी फॉर इट इज़ प्रॉपर ग्रोथ है. एक बच्चे के लिए, फीटस के लिए कि प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. इट कशन्स द फीटस फ्रॉम फिजिकल ट्रामा, परमिट्स फीटल लंग ग्रोथ एंड प्रोवाइड्स अ बैरियर अगेंस्ट इन्फेक्शन. तो इस एमनियोटिक फ्लूइड का क्या काम होता है? ये फीटस को फिजिकल ट्रामा से बचाता है, बॉडी ट्रामा से बचाता है, फीटल लंग ग्रोथ में मदद करता है और एक ऐसा बैरियर प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से फीटस को इन्फेक्शन नहीं होता है. नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम वैरी. जो एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम होता है वो वैरी होता है, मतलब पहले ट्राइमेस्टर में वैरी, सेकंड से वैरी, सेकंड से थर्ड, और अलग अलग प्रेगनेंसीज में थोड़ा सा वैरी होता है. लेकिन द एवरेज वॉल्यूम इंक्रीजेज विद जेस्टेशनल. जितनी जितनी प्रेगनेंसी बढ़ती है, जेस्टेशनल एज बढ़ती है, उतना उतना इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है. पीकिंग एट 800 to 1000 ml. सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी देखा गया वो कितना हो सकता है? वो 800 से 1000 के बीच में हो सकता है. किसी का 800, किसी का 900, किसी का 950, ऐसे. विच coincides with 36 to 37 वीक जेस्टेशन. मतलब coincides मीन्स कब होता है? 800 to 1000 ml, लगभग जब हमारी प्रेगनेंसी 36 to 37 वीक्स के आसपास पहुंचती है. हमारा जो वॉल्यूम होता है उस टाइम एमनियोटिक फ्लूइड का वो कितना होता है? 800 to 1000 ml. An abnormally high level of amniotic fluid, which is called as polyhydramnios, means polyhydramnios is an abnormally high level of amniotic fluid. Alert is the condition to possible fetal anomalies. अगर किसी का एबनॉर्मल बहुत ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ रहा है, जो एक डॉक्टर होता है, क्लिनिशियन होता है, वो उसके माइंड में एक बार डाल देते हैं कहीं ना कहीं पे फीटल एनॉमली है, जिसकी वजह फीटल एनॉमली, फीटल डिफेक्ट या फीटल उसके बॉडी पार्ट्स में कोई एनॉमली होगी, प्रॉपर ग्रोथ नहीं, उसको हम एनॉमलीज बोलते हैं. तो कोई ना कोई फीटल ग्रोथ में प्रॉब्लम है जहाँ जिसकी वजह से ये फीटस का ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसका वॉल्यूम वेरी हो रहा है. एन इनएडिक्वेट वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, जब एक्स्ट्रा हो, हाई हो तो पॉली, और जब इनएडिकेट हो वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑलिगोहाइड्रोएमनियास. रिजल्ट इन पुअर डेवलपमेंट ऑफ द लंग टिश्यू एंड कैन लीड टू फीटल डेथ. अगर कम होगा तो उसकी वजह से डेवलपमेंट प्रॉपर्ली लंग टिश्यू की नहीं होती, उसकी वजह से क्या हो सकता है? फीटल डेथ हो सकती है. पॉलीहाइड्रोएमनियास ऑकर इन 1% ऑफ प्रेगनेंसीज. 100 में से 1% प्रेगनेंसीज में पॉलीहाइड्रोएमनियास देखा गया है. Whereas oligohydramnios occurs in about 11% of pregnant, means ज़्यादा oligohydramnios देखा गया है as compared to polyhydramnios. No age variables are recognized. तो कोई particular age इसके लिए नहीं है कि जैसे हम बोलेंगे किसी इस एज में, कम एज में या ज़्यादा एज में कुछ में ज़्यादा होता है, उसका कोई ऐसा एज वेरिएबल नहीं देखा गया है जिसमें ज़्यादा या कम देखा जाए. Amniotic fluid is an essential, complex, and dynamic environment that changes in nature and amount as pregnancy progresses. ये आपको पता है, ये complex है. complex मीन्स मिक्सड, मतलब ये सिंगल एक फ्लूइड नहीं, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारी चीज़ों का होता है तब जाके एमनियोटिक फ्लूइड बनता है. तो ये डायनामिक एनवायरनमेंट होता है जिसका नेचर और अमाउंट प्रेगनेंसी के साथ साथ ही चेंज होता रहता है. एमनियोटिक फ्लूइड सराउंड्स द फीटस ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन डेवलपमेंट. ये एक बच्चे के
इर्द गिर्द जो एमनियोटिक फ्लूइड उसको बच्चे को रहता है, फीटस को रहता है जब तक प्रेगनेंसी होती है। एंड नॉर्मल लेवल्स आर एसेंशियल फॉर फीटल well-being. The presence of normal amniotic fluid throughout gestation not only allows for normal development of fetal respiratory and musculoskeletal system, development and maturation of gastrointestinal and urinary tract, as well as continued fetal growth in a sterile and thermally controlled environment. तो कहते हैं कि मतलब जो ये fetal ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये किस किस काम आता है। ये सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि सिर्फ इसमें इसकी वजह से क्या होता है, जेस्टेशन थ्रू जेस्टेशन इसकी ज़रूरत होती है नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, फीटल रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के लिए, मैच्योरेशन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम है उसके लिए, एंड कंटिन्यूड फीटल ग्रोथ इन ए स्टेराइल एंड थर्मली कंट्रोल। ये प्रोवाइड करता है एक स्टेराइल इन्फेक्शन फ्री थर्मली कंट्रोल जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल ऐसा एनवायरनमेंट। इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स फीटल एंड मैटरनल हेल्थ थ्रू द जेस्टेशन। ये फीटल हेल्थ और मैटरनल हेल्थ हमें रिफ्लेक्ट करता है, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम होती है इसमें तो उसकी वजह से अकॉर्डिंगली बच्चे और माँ में भी प्रॉब्लम होगी। द अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट दैट इज एमनियोटिक वॉल्यूम इज, जो एमनियोटिक फ्लूइड कितना प्रेजेंट है इसका वॉल्यूम कितना है वो किस पे डिपेंड करता है, जेस्टेशनल एज डिपेंड है, कितनी प्रेगनेंसी की एज कितनी है, 37 वीक्स है, 28 वीक्स है, 21, 22, 23, अकॉर्डिंगली इसका वॉल्यूम और इसका जो कंसिस्टेंसी होती है चेंज होती है। मेंटेन इट विद इन ए नॉर्मल रेंज, इसकी वजह से हाईली रेगुलेटेड होता है। डिसऑर्डर्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, disorders of amniotic fluid volume reflect both fetal health and perinatal outcome. डिसऑर्डर्स, अगर एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम में डिसऑर्डर हो गया उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे होता है, फीटल हेल्थ और पेरिनेटल आउटकम पे, बच्चे के हेल्थ पे, और जब डिलीवरी में जो आउटकम आएगा जो बच्चा पैदा होगा उसके हेल्थ पे उसके आउटकम पे इस एमनियोटिक फ्लूइड का डायरेक्ट इफेक्ट होता है। सो इफ देयर इज एनी डिसऑर्डर इन द एमनियोटिक फ्लूइड देयर विल बी डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द फीटल हेल्थ एंड द पेरिनेटल आउटकम। Both deficient means oligohydramnios and excess liquor polyhydramnios conditions are associated with increased perinatal mortality and morbidity. Means चाहे deficient हो या increase हो, चाहे oligohydramnios हो या poly, आपको खुद समझ है all means less, poly means ज़्यादा। तो ये दो conditions है जो आपको याद रखनी है, poly means increased and oligo means deficient less। चाहे जो भी कंडीशन हो उसका एक जो उसकी वजह से क्या होता है आउटकम उसका क्या होता है, या पेरिनेटल मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी, जब बच्चा पैदा होता है पेरिनेटल, जब आउटकम होता है डिलीवरी होती है उसका आउटकम उसकी वजह से बच्चे के मरने और डेथ के बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं जितने ज़्यादा ये डिसऑर्डर्स बढ़ते हैं। So hope you have understood here what is amniotic fluid and what is the importance of amniotic fluid. So now amniotic fluid के characters कैसे, इसका composition कैसा है? So characters of amniotic fluid, physical properties is colorless fluid, specific gravity इसकी 1010 to 1020 है, ये न्यूट्रल होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, इसका pH 7 से 7.5 के बीच में होता है। वॉल्यूम कितना होता है, इट रीचेस इट मैक्सिमम वॉल्यूम है 36 वीक्स पे कंप्लीट हो जाता है इसका वॉल्यूम, उसके बाद ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो इसका कितना वॉल्यूम होता है, ऑलमोस्ट 1 to 1.5 लीटर्स एंड ग्रेजुअली डिमिनिशेस टू 500 to 1000 ml एट टर्म पे ये थोड़ा सा कम हो जाता है, ये ऑलमोस्ट 1000 ml तक पहुंच जाता है, जहाँ से मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बोला 800 to 1000 ml। इट इज़ कम्प्लीटली चेंज्ड एवरी 3 आवर्स, 3 आवर्स के बाद ये कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। केमिकल कंपोजिशन इसका क्या है, सो इट कंटेन्स वाटर, 98 to 99% इसमें वाटर होता है, फिर सॉलिड्स होते हैं, बाकी के जो 1-2% बचे होते हैं उसमें भी आधे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं आधे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो कौन कौन से, जैसे कार्बोहाइड्रेट एज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज होता है, प्रोटीन्स एंड हार्मोन्स होते हैं। इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर सिमिलर टू दोज फाउंड इन मैटरनल प्लाज्मा। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वही होते हैं जो माँ के प्लाज्मा में होते हैं, सोडियम एंड कैल्शियम। ऑरिजिन ऑफ लिक्विड एमनी, मैंने आपको ये जब मैंने आपको एमनियोटिक फ्लूइड एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको बोला था लिक्विड एमनी कहाँ से आता है, तो मैंने उस दिन बोला था एमनियोटिक फ्लूइड का ऑरिजिन बहुत फीटल भी है और मैटरनल भी है। तो फीटल ऑरिजिन कौन सा है, फीटल यूरिन से आता है, सेक्रेशन फ्रॉम द एमनियोटिक इप्थीलियम वहाँ से आता है, डिफ्यूजन फ्रॉम द अम्बिलिकल कॉर्ड वेसल्स वहाँ से डिफ्यूजन होता है, ट्रांसड्यूशन थ्रू फीटल सिकिन, सिकिन से भी थोड़ा ट्रांसड्यूशन हो जाती है, क्रॉस करता है, सिक्रीशन फ्रॉम ब्रोकियल म्यूकोजा, बकल म्यूकोजा है, स्लेवरी ग्लैंड। ये फीटल से कहाँ कहाँ किन किन जगहों से एमनियोटिक फ्लूइड आता है।
तो मैटरनल साइड से कहाँ से आता है? लिक्वर इज ए फिल्ट्रेट फ्रॉम मैटरनल प्लाज्मा, मैटरनल प्लाज्मा से आता है। तो कहाँ से आता है? फीटल में स्वेलोइंग से आता है, बच्चा स्वेलो करता है ये फ्लूइड, फिर यूरिन के साथ पास करता है। मैटरनल से ट्रांसड्यूशन इनटू द मैटरनल सर्कुलेशन। होप यू अंडरस्टूड। फंक्शंस ऑफ द लिक्वर एमिनी, अब इसकी फंक्शंस क्या है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रोटेक्शन ऑफ द फीटस, इट कीप्स द फीटल टेम्परेचर कांस्टेंट, it allows free fetal movements, prevents additions between amnion and fetal, second addition means चिपक जाना, ठीक है। तो additions बचाता है, ऊपर के पॉइंट्स आपको समझ आएंगे। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एक्ट एज ए मीडियम फॉर पी, ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में दिसंबर में पढ़ाया हुआ है, तो आई एम डूइंग द रिपीटिशन। एक्ट एज ए मीडियम फॉर fetal excretion, forms a closed sac around the fetus, preventing ascent of infection from the cervix or vagina। ये कवरिंग सा बनाता है फीटस के इर्द गिर्द, उसकी वजह से क्या होता है, एसेंडिंग जो यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ इन्फेक्शन जा सकते हैं, वेजिनल इन्फेक्शन, वो उनसे उनको प्रिवेंट करता है। तो दिस वाज फंक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब ड्यूरिंग लेबर, हेल्प्स डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स को डायलेट होने में मदद करता है। इट प्रिवेंट्स डायरेक्ट कंप्रेशन ऑफ प्लेसेंटा between the uterine wall and fetus during uterine contraction, thus avoiding fetal asphyxia। तो ये बचाता है प्रेशर कंप्रेशन प्लेसेंटा पे। अगर प्लेसेंटा पे प्रेशर पड़ेगा यूट्राइन वॉल के साथ, तो फीटस में क्या होगा, उसकी वजह से डिस्ट्रेस हो सकता है, फीटल एस्फेक्सिया हो सकता है, ये उन चीज़ों को बचाता है। When the membrane is ruptured, the fluid washes the birth canal from above downwards, thus removing away any infectious material। जब ये रप्चर होते हैं मेम्ब्रेन, ये फ्लूइड निकलते हैं, वॉश आउट करता है बर्थ कैनाल को, पहले माँ की बर्थ कैनाल को ऊपर से नीचे तक, उसकी वजह से जो भी इन्फेक्शन मटेरियल होता है वो सारा वॉश आउट हो जाता है, फिर बेबी पास होता है। So now comes our first disorder, that is the, this was a general introduction. What is amniotic fluid, how it forms, what are its origins, what is its composition. So we will discuss about first problem, this disorder of amniotic fluid, that is polyhydramnios. Polyhydramnios is simply defined as a deepest fluid pocket of more than 8 centimeter। कोई वो जो अंदर के पॉकेट्स होते हैं, फ्लूइड पॉकेट्स होते हैं, डीपेस्ट फ्लूइड पॉकेट जिसका मोर देन 8 सेंटीमीटर और एन एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स ऑफ एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर, जिसका इंडेक्स 25 सेंटीमीटर या हो या उससे ज़्यादा हो, और वो जो पॉकेट होता है उस वो जो होता है डीपेस्ट फ्लूइड पॉकेट है 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, तो हम बोलते हैं कि ये पॉलीहाइड्रोएमनियोस है। इट इज इंसिडेंस हैज बीन रिपोर्टेड टू रेंज फ्रॉम 0.4% टू 3.3%। मतलब इसकी इंसिडेंस कितना देखा जाता है 100% में 0.4% टू 3.3% प्रेगनेंसीज में पॉलीहाइड्रोएमनियास देखा गया है। Chronic polyhydramnios, which develops gradually over weeks or months, is more common than acute polyhydramnios. So there are two types of polyhydramnios, acute and chronic. I will tell you later. इनमें से कौन डेवलप होता है gradually, more common acute से, ठीक है। So if you start with the polyhydram, it means excessive amniotic fluid more than 2 liters। अगर 2 लीटर से सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे, अब ये पॉलीहाइड्रोएमनियास होता है जब एमनियोटिक फ्लूइड 2 लीटर से ज़्यादा हो। बाय अल्ट्रासाउंड द वर्टिकल डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट पॉकेट, अगर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं फिर वर्टिकल डायमीटर जो होता है लार्जेस्ट पॉकेट जो एमनियोटिक फ्लूइड का होता है, जो पॉकेट होता है वो मैंने आपको पहले ही बोला, अगर वो 8 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है या फ्लूइड इंडेक्स 25 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है, तो हम बोलते हैं कि जो वो लेडी प्रेग्नेंट है उसको पॉलीहाइड्रोएमनियोस है। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड होते हैं जब लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट डायमीटर इज 8 टू 11 सेंटीमीटर, अगर 8 से 11 के बीच में तो हम बोलते हैं माइल्ड पॉलीहाइड्रोएमनियोस से ज़्यादा, उतना ज़्यादा नहीं है। मॉडरेट है जब वो पॉकेट डायमीटर अगर 11 से बढ़कर 15 सेंटीमीटर 12 टू 15 सेंटीमीटर हो जाए तो हम बोलते हैं मॉडरेट। सीवियर पॉलीहाइड्रोएमनियोस होता है लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट डायमीटर इज ग्रेटर देन 16 सेंटीमीटर, उस टाइम हम बोलते हैं कि ये जो बहुत ज़्यादा अंदर से फ्लूइड बढ़ गया है, तो ये सीवियर पॉलीहाइड्रोएमनियोस है। इंसिडेंस मैंने आपको पहले ही बोला, इट इज 1 to 3.5% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज में 1 से 3.5 प्रेगनेंसीज को पॉलीहाइड्रोएमनियोस होता है। सो एटियोलॉजी ऑफ पॉलीहाइड्रोएमनियोस मींस काज इज डाइवर्स, ये बहुत ज़्यादा है, एक ही काज नहीं है इसमें।
तो हम बोल सकते हैं कि काज इट इज़ डाइवर्स एंड इंक्लूड्स फीटल कंजेनिटल एनोमलीज। बच्चे में जो होती है कंजेनिटल बाय बर्थ कोई एनोमली होगी, कोई डिफेक्ट या डिफॉर्मिटी हो। नोटेबली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, किसी में न्यूरोमस्कुलर डिफेक्ट्स होते हैं। प्रिवेंटिंग एडुकेट स्वेलिंग, उसकी वजह से क्या होता है, बच्चा एडुकेटली स्वेलो नहीं कर पाता है एमनियोटिक फ्लूइड। ऑन द वन हैंड एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ये तो एक प्रॉब्लम हो गई, कंजेनिटल एनोमलीज न्यूरल ट्यूब, वहां से बच्चा स्वेलो ही नहीं कर रहा है। अब अगर स्वेलो कर रहे हैं वहां से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ओबस्ट्रक्शन है, बंद है, रिजल्टिंग इन फ्लूइड कंजेशन ऑन द अदर, उसकी वजह से क्या होता है, जब बंद है, ओबस्ट्रक्शन है, ब्लॉकेज है, तो फ्लूइड रिटेन हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पॉलीहाइड्रोएमनियास होता है, क्योंकि फ्लूइड मूव ही नहीं करता है, ये बढ़ता जाता है। नहीं तो बेबीज को स्वेलो करता है तो ये जो प्रोसेस चलती रहती है। अब जब ब्लॉकेज आ गया तो वो जो फ्लूइड पीछे रहता है सैक में, वो बढ़ जाता है। Nearly 1 in 5 pregnancies with chronic polyhydramnios has been associated with fetal anomalies. Nearly 1 in 5, अगर 5 pregnancies में polyhydramnios देखा जाता है, उनमें से एक प्रेगनेंसी होती है जिसमें क्रॉनिक पॉलीहाइड्रोएमनियास होता है, लेकिन देखा जाता है कि वो पॉलीहाइड्रोएमनियास किसकी वजह से, फीटल एनोमलीज की वजह से। अदर एबनॉर्मल मैटरनल एंड फीटल कंडीशन एसोसिएटेड विद पॉलीहाइड्रोएमनियास, अब कौन सी, मदर से रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड थी। अब मदर रिलेटेड कौन से काजेज है, मैं आपको आगे भी ये पढ़ाऊँ, जैसे मैटरनल डायबिटीज मेलेटस है, माँ में डायबिटीज है, मैक्रोसोमिया है, बच्चे का सिर बहुत बड़ा है, मल्टीपल प्रेगनेंसी या नॉन ह्यूमन, किसी को एक से ज्यादा ट्विन, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विन या ट्रिपलेट या क्वाड्रुपलेट प्रेगनेंसीज है, या नॉन ह्यूमन फ्यूटल हाइड्रोप्स होता है किसी में। आल्सो लीजन ऑफ अम्बिलिकल कार्ड में कोई लीजन है, या प्लेसेंटा हैज बीन एसोसिएटेड विद पॉलीहाइड्रोएमनियास। तो ये काजेस, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखे गए हैं। तो अगर हम कॉज को सम अप करें, देयर आर फीटल मालफॉर्मेशन, जैसे जीआईटी ट्रैक्ट इसोफेजियल एडिनल एट्रेसिया है बच्चे में, ट्रैको इसोफेजियल फिस्चुला है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एनेनकेफेली है, स्वेलिंग प्रॉपरली, डिक्रीज स्वेलिंग, एक्सपोजर मेनिंजीज है, नो एंटी डायरेटिक हार्मोन ही नहीं बनता है, तब जाके भी ऐसा हो सकता है ये, लेकिन बेबी के अंदर ही एनोमलीज होती है, डिफेक्ट्स होते हैं, उसकी वजह से पॉलीहाइड्रोएमनियास। ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन होता है, मीन्स अगर किसी में 2 बेबीज अंदर से, तो उनमें उनके बीच में ट्रांसफ्यूजन होता है फीटल पॉलीयूरिया की वजह से। हाइड्रोपस फिटालिस इज ए कंडीशन जिसमें बच्चे में एक कंडीशन होती है जिसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आता है, सीवियर एनीमिया आता है, हाइपो प्रोटीनीमिया आता है, प्लेसेंटल ट्रांसड्यूशन होती है। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जो अल्टीमेटली प्लेसेंटल ट्रांसड्यूशन करते हैं, ज़्यादा फ्लूइड ट्रांसलेट हो जाता है, तो उसकी वजह से फ्लूइड बढ़ता जाता है। डायबिटीज मेलेटस में ऑस्मेटिक यूरिटिक्स की वजह, और बहुत सारे इडियोपैथिक काज, अननोन काजेज है जिनका हमें पता ही नहीं चलता है, कभी कभी किसी में कोई काज प्रेजेंट होता ही नहीं, फिर भी पॉलीहाइड्रोएमनियास होता है, तो ऐसे काजों को हम इडियोपैथिक काज बोलते हैं। However, in approximately 2/3 of pregnancies with polyhydramnios, no specific cause can be established. जो मैंने आपको बोला, idiopathic polyhydramnios does not seem to be less associated with adverse perinatal outcomes than polyhydramnios in which one of the above fetal or maternal conditions has been identified. इसका मतलब ये है कि हम approximately 2/3 of pregnancies जो polyhydramnios से होती, जिनमें पॉलीहाइड्रोएमनियास होता है, उनमें कोई कभी कभी कोई काज ही नहीं होता। इडियोपैथिक पॉलीहाइड्रोएमनियास की वजह से भी वही पेरिनेटल आउटकम्स देखे गए जो आइडेंटिफाई किए गए मैटरनल या फीटल कंडीशंस की। ऐसा ये नहीं है कि इडियोपैथिक काज में ज्यादा जो पेरिनेटल आउटकम ज्यादा बहुत वर्स्ट होगा और उनमें कम नहीं, मैटरनल फीटल या फिर जो इडियोपैथिक काज है, ऑलमोस्ट इन सब की जो आउटकम, पेरिनेटल आउटकम्स होते हैं बेबी और मदर पे लास्ट टाइम पे जो आउटकम्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। हर ये हम कोई पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर चीज की वजह से कोई ज्यादा कंडीशन सिवियर नहीं होती है, ओवरऑल इन सभी चीजों की वजह से पेरिनेटल आउटकम डिक्रीज हो जाता है, गुड आउटकम नहीं होता है। प्रॉब्लम polyhydramnios in itself may create obstructive problems such as premature labor, postpartum hemorrhage, premature PROM, premature rupture of membranes resulting in prolapsed cord. So polyhydramnios की वजह से बहुत सारी obstructive problems हो सकती है, जैसे लेबर प्रीमेच्योर हो सकता है, अभी टाइम ही नहीं है, जेस्टेशनल एज से पहले ही लेबर स्टार्ट हो जाए,
पोस्टपार्टम जब अब डिलीवरी होगी उसमें हेमरेज हो जाए, प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो जाते हैं, उसकी वजह से प्रोलैप्स कार्ड हो जाता है। प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स मीन्स जब रप्चर मेम्ब्रेन्स को अंदर से बैग ऑफ वाटर उसको रप्चर होना होता है, उससे पहले ही रप्चर हो जाते हैं। विद द रिजल्ट डिलीवरी स्टार्ट हो तो कार्ड जो होता है वो बाहर आ जाता है, प्रोलैप्स हो जाता है। यूजुअली पैथोलॉजी में जो मैंने आपको पहले ही बोला, इसकी दो कंडीशंस होती है, एक्यूट पॉलीहाइड्रेमियस एंड क्रॉनिक। एक्यूट बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है, यूजुअली occurs in early pregnancy 16 weeks तक and is almost always associated with uniovular tuberculosis. A large amount of fluid accumulates in a few days, it leads to abortion or preterm labor. acute polyhydramnios की इंसिडेंस बहुत कम है, बहुत कम होता है, ये अर्ली प्रेगनेंसीज में होता है। यूजुअली इसमें देखा गया है ट्विन्स यूनिओव्यूलर जो सिंगल ओम से बनते हैं, मतलब मोनोजाइगोटिक होता है, एक ही जाइगोट या एक ही ओम से बनता है, दो बच्चे बनते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रेगनेंसीज में मोनोजाइगोटिक, तो क्या कहते हैं इसको, या दो ओम से बनते हैं। तो यूनिओव्यूलर मीन सिंगल ओम से दो बच्चे, दो ये फीटस बनते हैं। उन प्रेगनेंसीज में ज्यादा देखा गया, उसमें क्या होता है, लार बहुत ज्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है कुछ दिनों में, उसकी वजह से क्या हो सकता है, अबॉर्शन भी हो सकता है या प्रीटर्म लेबर भी हो सकता है। नेक्स्ट इज क्रॉनिक पॉलीहाइड्रोमियास। सॉरी, पॉलीहाइड्रो क्रॉनिक वाला जो है बहुत कॉमन होता है और एक्यूट होता है, वो एक्यूट से बहुत कॉमन होता है। ये यूजुअली लेट प्रेगनेंसीज में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो फ्लूइड होता है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट, एकदम से नहीं होता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। अब हम डायग्नोसिस ऑफ पॉलीहाइड्रोमियस कैसे कर सकते हैं? सिंपली पहले हम देखेंगे सिम्टम्स। अगर पेशेंट को डिस्निया होता है, डिस्निया मीन्स ब्रेथलेसनेस में डिफिकल्टी होती है, एडीमा होता है, जैसे स्वेलिंग हो जाती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, पेट बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड हो जाता है, डिस्कम्फर्ट या प्रीटर्म लेबर होता है, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम क्या देखें, इंक्रीज यूट्रस देन एक्सपेक्टेड, जितना यूट्रस हम 6 मंथ पे, 7th मंथ पे एक्सपेक्ट, उतना 5th मंथ पे ही होते हैं। तो देर इज, वी शुड डायग्नोज देर इज सम प्रॉब्लम। डिफिकल्टी टू पाल्पेट फीटल पार्ट्स, हम पाल्पेट ही नहीं कर पाते क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड है, तो हमें फीटल पार्ट्स मिलते ही नहीं। डिफिकल्टी टू हेयर फीटल हार्ट साउंड, हमें फीटल हार्ट साउंड डिटेक्ट ही नहीं होती हैं। बेलोटेबल फीटस, फीटस को जब हम टच करते हैं, जब हम पाल्पेट करने, वो घूमता रहता है, बेलोटेबल होता है। तो उसके बाद हम डायग्नोसिस और किस तरह कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड से। अल्ट्रासाउंड में हम देखेंगे एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड है, फीटल एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है, फीटल वेलबींग देखेंगे डॉपलर वीपीपी वगैरह से, या फीटल कैरियोटाइपिंग, इसमें जेनेटिक जेनेटिक जीन जीन टाइपिंग देखी जाती है, क्रोमोसोम नंबर देखा जाता है फीटल कैरियोटाइपिंग में कि कहीं ये जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, इसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है। क्लिनिकली ये कैसे मतलब प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंटेशन होती है इसकी क्लिनिकली, जिससे हमें पता चलता है, जो मैंने आपको बोला अभी, हम किस तरह डायग्नोज कर सकते हैं। पॉलीहाइड्रोमिया शुड बी सस्पेक्टेड कब कब, व्हेन यूट्रस साइज इज लार्जर देन एक्सपेक्टेड डेट्स, हमें मतलब 5th मंथ ही है तो यूट्रस इतना, एब्डोमेन इतना बड़ा लगता है जैसे 9th मंथ हो। इज यूजुअली ग्रेजुअल एंड क्रॉनिक एस्टेटिस, माइल्ड मैटरनल डिस्कम्फर्ट, इसके साथ मैटरनल डिस्कम्फर्ट भी होता है। However, acute polyhydramnios is a potentially critical situation in which a sudden severe increase in amniotic fluid results in rapid increase of maternal abdominal size, often causing dyspnea, abdominal discomfort, uterine tenderness and contraction. मैंने आपको पहले ही बोला acute polyhydramnios में बहुत ज़्यादा फ्लूइड एकदम से कलेक्ट हो जाता, तो जितना ज़्यादा फ्लूइड होगा उतने सिवियर सिम्टम्स होंगे, मैटरनल साइज एब्डोमिनल साइज बढ़ जाएगा, ब्रेथलेसनेस हो, क्योंकि एब्डोमिनल कैप जो एरिया होते हैं वो बढ़ जाता है, तो ओबेसली डायफ्राम थोड़ा सा अपवर्ड चला जाता है, तो लंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से डिस्निया होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, यूट्राइन टेंडरनेस, बहुत हार्ड यूट्रस हो जाता है, कंट्रैक्शन फील होते हैं। The prognosis for untreated acute polyhydramnios is worse than for chronic. अगर हम जल्दी से acute polyhydramnios को ट्रीट नहीं करेंगे तो वो chronic से भी बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है, विद मार्केट रिस्क। अब उसके साथ फिर और रिस्क भी होते हैं, जैसे प्रीमैच्योर डिलीवरी, न्यूनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी। तो ऐसे में क्या हो सकता है, बच्चे की मॉर्बिडिटी, बच्चे की मोर्टिलिटी के रेट्स बढ़ जाते हैं, प्रीमैच्योर डिलीवरी के रेट्स बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़ जाते हैं। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, एमनियो रिडक्शन करते हैं। एमनियो रिडक्शन एक प्रोसीजर है जिसमें हम एमनियोसेंटेसिस की तरह, मतलब एमनियोसेंटेसिस नहीं, जिसमें हम एब्डोमिनल
फ्लूइड निकालते हैं। उसी तरह एमनियो रिडक्शन में क्या करते हैं, हम यूट्रस से एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं। एक नीडल होती है तो अंदर अंदर डाल के हम सक करते हैं, वहां से निकालते हैं थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड, ताकि ये जो क्लिनिकल सिम्टम्स है वो थोड़े से इम्प्रूव हो जाए उस एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से। कभी कभी ये ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम है, जो मैंने आपको पहले ही बोला, जब ट्विन्स होते हैं उनमें जो ट्रांसफ्यूजन होता रहता है फ्लूइड का, यूजुअली यूनिओव्यूलर ट्विन्स, तो उसकी वजह से, वो इम्बैलेंस की वजह से भी कभी तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फ्लूइड निकाल देते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर कम होता है और थोड़े सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस, अब आपको कॉम्प्लिकेशंस खुद पता होनी चाहिए। मैंने आपको बोला मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस और बच्चे की जैसे मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले एबॉर्शन हो सकता है, क्योंकि ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस हो गए, प्रेशर पड़ सकता है, तो देयर कैन बी एबॉर्शन। प्रीटर्म लेबर हो सकता है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स मैंने पहले ही बोला, कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, प्लेसेंटल एब्रप्शन मैंने आपको पढ़ा है, एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है, माल प्रेजेंटेशन हो सकती है, बेबी की पोजीशन ड्यू टू एक्स्ट्रा फ्लूइड चेंज हो जाती है, नॉन एंगेजमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, जब ये घूमता रहेगा बेलोटमेंट उसकी बढ़ जाएगी, बच्चा घूमता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा, तो उसका जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो एंगेज ही नहीं, हेड एंगेज ही नहीं होता है। प्रेशर सिम्टम्स डिस्निया हो सकता है, पाल्पिटेशन हो सकती है, एडिमा ऑफ द लोअर लिम्स, ये माँ को हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाँ, अब ड्यूरिंग लेबर मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ा है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, प्रोलैप्स ऑफ आर्म, कॉर्ड और बोथ, एब्रप्ट शेप प्लेसेंटा ड्यू टू रैपिड एस्केप ऑफ लिक्वर विथ प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लूइड है, बहुत जल्दी निकल रहा है, तो रैपिड एस्केप के साथ प्रीमेच्योर सेपरेशन प्लेसेंटा का भी हो सकता है। सुप्लानिक शॉक ऑकर्स, द फ्लूइड एस्केप इज रैपिडली, अगर जल्दी से फ्लूइड चला गया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, शॉक में जा सकती है मदर, प्रेशर यूट्रस पे ज्यादा पड़ सकता है, वो जो सडनली ड्रॉप हो जाता है उसकी वजह से पूलिंग ब्लड की हो सकती है और वी कैन रिजल्ट इन द शॉक। पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है, क्योंकि यूट्राइन एटॉनी ड्यू टू डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, उसमें जो एटॉनिसिटी होती है, तो वो एटॉनी उसकी वजह से डिस्टेंशन की वजह से क्या होता है, यूट्राइन एटॉनी होती है, क्योंकि ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस होता है। रिप्लेसेंटा कभी कभी रिटेन हो जाता है अंदर ही। प्रोलॉन्ग्ड लेबर, कभी कभी फीमेल को बहुत ज्यादा लेबर में टाइम लग जाता है, जल्दी जल्दी वो प्रोग्रेस ही नहीं कर पाती है। तो ड्यूरिंग पेरिप्यूरियम द यूट्रस में टेक अ लॉन्गर टाइम टू इनोलेट, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लूइड था अंदर, बहुत ज्यादा डिस्टेंशन की वजह से यूट्रस फूल जाता है, तो उसको वापस इन्वोल्यूट वापस अपनी पोजीशन में आहिस्ता आहिस्ता आने में टाइम लगता है। अब मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट में यूजुअली अगर माइनर डिग्रीज का है तो उसमें नो ट्रीटमेंट करते हैं हम, अंडर सुपरविजन बीच बीच में हम स्कैन कराते हैं या चेकअप्स कराते हैं, क्योंकि हमें देखना है माइल्ड से मॉडरेट या मॉडरेट टू सीवियर ना हो जाए, तो यूजुअली इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं देते, बेड रेस्ट बोलते हैं, डायरेटिक्स देते हैं सो दैट बहुत ज़्यादा यूरिन पास हो तो उसके साथ ही फ्लूइड भी थोड़ा कम हो जाए, वाटर एंड साल्ट रिस्ट्रिक्शन, यूजुअली जो ये चीज़ें होती है ये इनइफेक्टिव होती है, लेकिन हम देते हैं, कभी कभी ट्रीटमेंट में देते उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती, लेकिन हम देते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन तब देनी होती है जब डिस्निया हो, तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ब्रेथलेसनेस हो, ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो, एब्डोमिनल पेन और डिफिकल्ट एम्बुलेशन होती है, जब कोई हिल ही नहीं पाता है, एब्डोमिनल पेन होती है, वो खड़ा नहीं हो पाता, तो उस टाइम हमें हॉस्पिटलाइज कर। और एक थेरेपी आती है जिसको एंडोमेट्रियन थेरेपी बोलते हैं, ये थेरेपी होती है जिसमें मेडिसिन थेरेपी भी होती है, तो उसमें क्या होता है, जो देते हैं थेरेपी ये इसलिए देते हैं ताकि इम्पेयर्स लंग लिक्विड प्रोडक्शन एनहेंसेस एब्जॉर्प्शन, ये उनमें देते जिनमें लंग सॉरी कोई लंग एनॉमली हो, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई प्रॉब्लम, तो उनमें क्या करते हैं वो इम्पेयर, इस थेरेपी की वजह से लंग लिक्विड प्रोडक्शन जो होता है कम हो जाता है, इम्पेयर होता है, तो उस वहां से एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, यहाँ से प्रोडक्शन कम होता है, तो फ्लूइड जो होता है वो कम रिटेन हो जाता है। डिक्रीज फ्लूइड मूवमेंट अक्रॉस फीटल मेम्ब्रेन, वो कम कर देता है। तो कॉम्प्लिकेशन, लेकिन इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसे प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टियोसिस, इम्पेयरमेंट ऑफ रेनल फंक्शन, सेरेब्रल वैसोकंस्ट्रक्शन, सो नॉट यूज्ड आफ्टर 35 वीक्स, तो इसलिए हम 35 वीक्स के बाद ये यूज नहीं करते, क्योंकि अगर हम ज्यादा इसका यूज करेंगे तो उसके अपने फीटस पे अपनी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और एमनियोसेंटेसिस, या जो मैंने आपको बोला एमनियो रिडक्शन बोला, इसमें क्या करते, फ्लूइड हम निकालते, रिलीव मैटरनल डिस्ट्रेस एंड टू टेस्ट फॉर फीटल लंग मैच्योरिटी, हम उसमें क्या करते हैं,
एमनियोसेंटेसिस करते हैं, वो जो फ्लूइड निकालते हैं हम यूट्राइन कैविटी से, उसको हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। एक तो हमारा ये भी गोल होता है कि कम जो फ्लूइड होगा तो उसकी वजह से डिस्ट्रेस, मैटरनल डिस्ट्रेस कम होगा, और टेस्ट के लिए भेजते हैं, उससे पता चलता है कि लंग मैच्योरिटी कितनी हुई है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसके लिए ट्रेंड पर्सनल होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम नीडल को अगर सीधे नहीं डालेंगे, जो एमनियोसेंटेसिस के लिए नीडल अंदर डालते हैं जिससे फ्लूइड निकालते हैं, अगर वो ट्रेंड पर्सनल नहीं डाले, उसकी वजह से मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है, कोरिया एमनियोटिक्स हो, इन्फ्लेमेशन आप जो अंदर कोरिया एमनियन होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या प्लेसेंटा एब्रप्शन, मैंने आपको पढ़ाया प्लेसेंटा प्रीविया प्लेसेंटा एब्रप्शन ऑनलाइन क्लास में ही, या प्रीटर्म लेबर भी कभी कभी। सो एमनियोसेंटेसिस करने से पहले एक ट्रेन पर्सनल होना चाहिए जिसको अच्छे से एमनियोसेंटेसिस करनी आनी चाहिए। सो एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द एमनियोटिक कैविटी, वो जो होती है एमनियन से हम निकालते फ्लूइड, वो जो फ्लूइड होता है उसको फिर हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पॉलीहाइड्रोएमनियाज। मैंने आपको इसमें बोला एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, कंपोजिशन, इसकी ग्रेविटी, मैंने आपको बोला कि उसके यूजेस क्या है, उसका ऑरिजिन कहाँ से, फिर मैंने आपको बोला कि पॉलीहाइड्रोएमनियस यूजुअली होता क्या है, किस तरह हम मेजर करते हैं, इसके कौन से अलग अलग माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर टाइप्स है, इसकी पैथोलॉजी, एक्यूट, क्रॉनिक क्या होता है, और इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं बोथ ऑन द मैटरनल साइड एंड द फीटल साइड, इसके क्या कहते हैं, इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। So hope you have understood this topic. We will discuss the next topic, that is the oligohydroamnios, next disorder of amniotic fluid, in the next class, inshallah. So hope you have understood this. Thank you. Thank you very much.